हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। तो हम यहाँ पर CSIR नेट दिसंबर 2024 जो हमारा यूनिट 11 उसका नाम है हमारे इवोल्यूशन। तो आज हम क्या है इसका पार्ट फर्स्ट जो है इसके PYQs यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे जो कि CSIR नेट में हमारे आए हुए हैं। अब इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है आपको पता है? एक इवोल्यूशन ऐसी प्रोसेस होती है या ऐसा ग्रेजुअली चेंज होता है, धीरे धीरे कोई चेंज होता है, उसको बोलते हैं हमारे इवोल्यूशन। जैसे कि एक मैन, हम पहले कैसे दिखते थे, लाइक मंकी जो होता है बंदर के जैसे बोला गया ना कि हमारे पूर्वज बंदर होते थे। तो देखो पहले हम इस तरह से थे, फिर धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ हमारे अंदर और उसके बाद हम इस तरह से इरेक्ट खड़े होने लग गए। ठीक है, तो इस तरह से धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या है हमारे अंदर इवोल्यूशन हुआ, हम इवॉल्व हुए एंड देन उसके बाद क्या है प्रॉपर मैनर में हम एक स्ट्रेट जो अभी हम मैमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, वो बाद में बने हैं। पहले हम क्या है झुक के चलते थे। ठीक है, अपने पीछे वाले पैरों को भी चलने के लिए, आगे वाले पैरों को भी चलने के लिए हेल्प, जो हाथ थे हमारे ये भी चलने में हेल्प करते थे। इस तरह से हमारा इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, तो इवोल्यूशन जो हुआ है सबसे पहले जो है हमारे अर्थ के ऊपर जो इवोल्यूशन हुए थे वो किस टाइप से हुए थे? क्योंकि पहले जो एटमॉस्फेयर था बहुत ज्यादा हॉट था, तो यहाँ पर किसी का भी मतलब कि एग्जिस्ट करना किसी भी लाइफ के ऊपर किसी भी चीज का पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इतना ज्यादा हॉट टेम्परेचर की वजह से कुछ भी यहाँ पर क्या एग्जिस्ट नहीं करता था। तो किस तरह से एक इवोल्यूशन हुआ है हमारे अर्थ के ऊपर, क्या क्या प्रोसेस हुई थी, पहले क्या बना था, पहले कौन कौन से कंपाउंड्स आए थे, कौन से मॉलिक्यूल्स बने थे एंड देन उसके बाद क्या क्या बना था, वो सारी चीजें एक बार मैं लिख देती हूँ। ठीक है, एक समरी के फॉर्म में मैं आपको बता देती हूँ, पढ़ना आपको पूरा डिटेल में ही है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ एक बार इवोल्यूशन क्या होता है। हमारे जो सबसे पहले एटम्स थे, काफी सारे एटम्स जो है वो मिले हमारे। ठीक है, और इससे क्या बनाया इन्होंने, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन किया। ठीक है, एंड आगे जाकर के इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हुए? ये सिंपल सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हुए। ठीक है, फिर उसके बाद सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आगे चल करके किस में? कंपाउंड। क्योंकि कोई चीज सिंपल होती है उसके बाद ही तो क्या है, जैसे कि सिंपल एक एमिनो एसिड, फिर एक एमिनो एसिड, फिर एक एमिनो, इस तरह से काफी सारे एमिनो एसिड मिलकर के एक कॉम्प्लेक्स एमिनो एसिड्स का पॉलीमर्स का फॉर्मेशन करते हैं जो कि एक प्रोटीन कहलाता है। ठीक है, इसी तरह से सिंपल ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स थे वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में क्या है कन्वर्ट हुए। अब ये सारी चीजें हमारी कहाँ हो रही थी? ये सारी चीजें हमारे वाटर के अंदर हो रही थी। मैं यहाँ वाटर लिख देती हूँ। ठीक है, थोड़ा प्रोसेस समझा रही हूँ, आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, हमारी जो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे वो था ग्लिसरॉल, शुगर, अमीनो एसिड, प्यूरिन एंड पिरिमिडीन्स। ठीक है, प्यूरिन एंड पिरिमिडीन्स जो कि हमारे नाइट्रोजन बेसिस कहलाते हैं। ठीक है, फिर है हमारे, अब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ये है हमारे कॉम्प्लेक्स में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, इन सभी मॉलिक्यूल्स का क्या है, यहाँ पर एग्रीगेशन हुआ। क्या हुआ? इन सबका एग्रीगेशन हुआ। या फिर एग्रीगेट हुई। ये सारे जैसे ही एग्रीगेट होते हैं किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं? प्रोटोबायोन्ट का। ठीक है, प्रोटोबायोन्ट का ये फॉर्मेशन कर रहे हैं जो कि क्या कहलाता है? प्रोटोबायोन्ट ये कहलाता है हमारे को, एक मिनट में लिखती हूँ। तो प्रोटोबायोन्ट को क्या क्या बोला गया था? इसी के ही दो नाम थे, अलग अलग साइंटिस्ट ने इसी को ही अलग अलग नाम दिया था। तो एक बोला गया था, जो ऑपेरिन साइंटिस्ट थे इन्होंने इसको बोला था एसिवेट्स, एंड दूसरा जो साइंटिस्ट था सिडनी फॉक्स, इन्होंने इसको बोला था माइक्रोस्फीयर। ठीक है, तो ये था हमारे प्रोटोबायोन्ट। प्रोटोबायोन्ट को हमारे अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग नाम दिया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है,
अब प्रोटोबायोंट आगे जाकर के किस में कन्वर्ट हुआ, ये आगे जाकर के हमारी कन्वर्ट हुआ इयोबायोंट में, इयोबायोंट। ठीक है, अभी जो जितनी भी सारी प्रोसेस हो रही थी यहां से लेकर के, यहां से लेकर के हमारी ये सारी प्रोसेस इयोबायोंट तक की, ये सारी प्रोसेस हमारी किस में हो रही थी, वाटर के अंदर हो रही थी, आपको ध्यान रखना है। एंड उसके बाद है हमारे इयोबायोंट। इयोबायोंट में क्या हुआ, यहाँ पर हमारी क्या क्या बने, इस तरह से लिपिड की एक लेयर बनी, ये क्या है, लिपिड मोनोलेयर। ठीक है, एंड इसके अंदर क्या था, एक लिपिड मोनोलेयर लिविंग सेल की जैसे क्या कर रही थी, रिजेंबल कर रही थी। ठीक है, एंड इसके अंदर हमारे क्या था, न्यूक्लिक एसिड्स थे। फिर यहाँ क्या हुआ, इसके अंदर हमारे हुआ म्यूटेशन। क्या हुआ, म्यूटेशन। इसके अंदर जैसे ही म्यूटेशन होता है तो ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स, अब प्रोकैरियोट्स में क्या क्या है मैं लिखना चाहूँ यहाँ पर, यहाँ लिख रही हूँ मैं। किस कंडीशन में थे, ये थे एनाएरोबिक कंडीशन में, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं थी उस टाइम, आपको पता था उस टाइम ऑक्सीजन नहीं थी, तो एनाएरोबिक था कंडीशन। कीमो हिट्रोट्रॉपिक थे, ये कीमो हिट्रोट्रॉप्स थे। ठीक है, एंड यहाँ पर जो डीएनए था वो था नेग्ड डीएनए, नेग्ड डीएनए। ठीक है, अब बाद में इसमें क्या हुआ, इसके बाद क्या चेंज आया इसके अंदर, इसके बाद जो प्रोकैरियोट्स थे वो हमारे किसमें कन्वर्ट हुए, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहाँ पर क्या था, प्रोकैरियोट्स में जैसे एक से दो सेल्स हमारी फॉर्म होती है। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या हुआ, डिप्लीशन हुआ, तो मैं यहाँ लिखना चाहूँ क्या हुआ, इसके अंदर डिप्लीशन हुआ इसके अंदर। तो डिप्लीशन होने से यहाँ क्या है, जो कीमो हिट्रोट्रॉप्स थे वो किसमें, इसमें अगर डिप्लीशन हुआ हमारे, ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, फिर ये म्यूटेशन हुआ और ये किसमें कन्वर्ट हुए हमारे, ये कन्वर्ट हो रहा है हमारे कीमो ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, अब कीमो ऑटोट्रॉप्स फिर किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, आगे चले तो हम, ये हमारे कन्वर्ट हो रहे हैं किसकी मदद से, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वजह से ये वापस कन्वर्ट हो रहा है शुगर्स में। ठीक है, शुगर का फॉर्मेशन की, अब शुगर की फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद फिर से इसमें क्या हुआ, डिप्लीशन हुआ, डिप्लीटेट हुआ ये, तो किसमें कन्वर्ट होगा, डिप्लीटेशन एंड म्यूटेशन हुआ यहाँ पर। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो रहा है हमारे ऑटोट्रॉप्स। फिर फोटो ऑटोट्रॉप्स में क्या था हमारे, ट्रू क्लोरोफिल प्रेजेंट था। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या था हमारे, वाटर रिएजेंट की तरह फंक्शन कर रहा है, एंड यहाँ पर क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस वर्क की, फोटोसिंथेसिस। एंड यहाँ कंडीशन कैसी हुई, एरोबिक कंडीशन, एरोबिक बैक्टीरिया के थ्रू फोटोसिंथेसिस से क्या हुआ, हमारे ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या क्या हुआ, मैं एक बार इसको अच्छे से बनाती हूँ, आपको कंफ्यूजन होगा समझने में। ठीक है, ये थी हमारी पूरी किसकी, प्रोसेस की समरी। अब समझते हैं समरी में क्या हो रहा है एक बार, है ना। तो मैं हाइलाइटर ले लेती हूँ, ये देखो कुछ एटम्स थे हमारे, एटम्स मिलकर के किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का। अब इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है वो आगे से आगे मिले एंड सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का इन्होंने क्या किया, फॉर्मेशन किया। अब सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन कौन से थे उसका नाम आपको पता होना चाहिए, जैसे ग्लिसरॉल, शुगर्स, एमिनो एसिड्स एंड प्यूरिन एंड पिरिमिडीन्स। अब आपको पता होना चाहिए प्यूरिन्स कौन कौन होते हैं, पिरिमिडीन्स कौन से होते हैं। प्यूरिन्स जो होते हैं हमारे वो एजी होते हैं, एंड पिरिमिडीन्स जो होते हैं सी, टी एंड यू। ठीक है, फिर है यहाँ इससे
जितने भी हमारे सिंपल मॉलिक्यूल्स थे उससे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, लिपिड्स, ठीक है। इन सब में क्या हुआ, एग्रीगेशन हुआ, जितने भी मॉलिक्यूल्स जो बने हैं वो एक जगह एग्रीगेट हुए। अब जैसे ही एग्रीगेट होते हैं इनको क्या बोला गया है, प्रोटोबायोंट बोला गया। अब प्रोटोबायोंट जो था इसको क्या है, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग नाम दिया। जैसे ऑपेरिन जो साइंटिस्ट थे हमारे, उन्होंने इसको को कर्सिवेट बोला, एंड सिडनी फोक्स जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको माइक्रोस्फीयर बोला। किसको, प्रोटोबायोंट को, ठीक है। एंड प्रोटोबायोंट फिर आगे जाकर के किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ई बायोंट में, इकोबायोंट में, ठीक है। अब इकोबायोंट में क्या क्या था, लिपिड मोनोलेयर थी, लिविंग सेल के जैसे ये क्या रिजेंबल कर रही थी, एंड इसके अंदर क्या है, न्यूक्लिक एसिड्स थे। अब आगे जाकर के इसके अंदर म्यूटेशन हुआ तो ये प्रोकैरियोट्स में कन्वर्ट हुई। ये किस में कन्वर्ट हुआ, प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में आपको पता है एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन करने की कैपेबिलिटी होती है। ये कैसे थे, हमारे एनारोबिक थे, कीमो हिट्रोट्रॉप्स थे, ठीक है। एंड नेग्ड टाइप का इनके अंदर क्या था, डीएनए था। अब यहाँ पर क्या है, हमारे एनारोबिक हिट्रो कीमोट्रॉपिक थे। क्यों, क्योंकि हमारे उस टाइम के इन्वायरमेंट में क्या है, ऑक्सीजन एब्सेंट थी। अब ऑक्सीजन एब्सेंट है तो वो क्या है, ऑटोट्रॉप हो नहीं सकते हैं, ठीक है। एंड रिड्यूस टाइप का क्या था, हमारा इन्वायरमेंट था, क्योंकि ऑक्सीजन एब्सेंट थी, एंड जो टेम्परेचर था वो बहुत ज्यादा हाई था। इस वजह से क्या उस टाइम जो अर्थ के ऊपर किसी भी जीव का एग्जिस्ट करना थोड़ा इम्पॉसिबल था। लेकिन कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ है हमारे अर्थ के ऊपर, कैसे कैसे मॉलिक्यूल, सबसे पहले एटम बना, फिर हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ, फिर सिंपल बने, फिर कॉम्प्लेक्स, प्रोटोबायोंट, इयोबायोंट, फिर उसके बाद प्रोकैरियोट्स में क्या डिप्लीशन हुआ एंड म्यूटेशन हुआ, उससे क्या है, हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हुआ। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में फिर म्यूटेशन हुआ तो कीमो ऑटोट्रॉप्स बनेंगे, ठीक है, क्योंकि उस टाइम तक थोड़ा सा हमारा कूल डाउन हुआ था टेम्परेचर। फिर इसके अंदर डिप्लीशन होने से क्या, शुगर्स का फॉर्मेशन हुआ, फिर म्यूटेशन हुआ या डिप्लीशन हुआ, शुगर के फॉर्मेशन के बाद या फोटो ऑटोट्रॉप्स बन गए। ये जिसको क्यों बने ये फोटो ऑटोट्रॉप्स, क्योंकि इनके पास क्या है, ट्रू क्लोरोफिल प्रेजेंट था। अब ट्रू क्लोरोफिल अगर इनके पास प्रेजेंट है तो कैसे, वाटर यहाँ पर रिएजेंट की तरह फंक्शन कर रहा है, एंड फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से यहाँ पर क्या है, हमारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। अब जहां ऑक्सीजन आ गई इसका मतलब वहां अर्थ के ऊपर जीव का होना कंपल्सरी है, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो वहां एग्जिस्ट करना उसका पॉसिबल नहीं है, ये चीज आपको पता होगी। फिर फोटोसिंथेसिस से यहाँ पर ऑक्सीजन बनी, ठीक। अब इस ऑक्सीजन को किस किस ने यूज में लिया, यहाँ एरोबिक बैक्टीरिया था हमारा एक, जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही काम करता है, एरोबिक नाम है ना इसका। एंड फिर उसके बाद फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर रहा है साइनोबैक्टीरिया भी हमारी ऑक्सीजन को यूज में ले रहा है, ठीक है। एंड इस तरह से हमारे छोटे छोटे जो ये ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया बने, एंड लास्ट में जाकर के हमारे यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ, एंड ओजोन लेयर का भी, ओजोन गैस का भी यहाँ फॉर्मेशन। तो इस तरह से क्या है, एक अर्थ के ऊपर एक ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन हुआ है। इस तरह से हमारे कूल डाउन हुआ, टेम्परेचर भी। जस्ट सपोज आपको अगर मैं एक बात बताऊं, कुछ कंडीशंस मैं आपके सामने लिख रही हूँ। एबायोटिक सिंथेसिस पॉसिबल टुडे, तो आप बताओ मुझे कि आज के जमाने में हमारा एबायोटिक टाइप का सिंथेसिस होना पॉसिबल है क्या। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, यस। अगर रहेगा एबायोटिक सिंथेसिस अगर पॉसिबल है तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमारा जो इन्वायरमेंट है एक्सपेरिमेंटली उसको इस तरह का एटमोस्फेयर प्रोवाइड करवाना है जिससे कि हमारे एबायोटिक सिंथेसिस आज के जमाने में पॉसिबल हो, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या क्या होना चाहिए, इसके लिए रिड्यूस्ड इन्वायरमेंट होना चाहिए, ठीक है। सेकंड हमारे यहाँ पर होना चाहिए हाई टेम्परेचर, एंड थर्ड आपके होना चाहिए ऑक्सीजन एब्सेंट। अगर इस टाइप का इन्वायरमेंट अगर आप एक्सपेरिमेंटली लैब में क्रिएट कर देते हैं तो आज भी एबायोटिक सिंथेसिस जो है वो पॉसिबल है। किस टाइप का, इस टाइप का जो मैंने आपको पूरी समरी बताई है, ठीक है। क्योंकि इतना हाई टेम्परेचर आज के जमाने में पॉसिबल नहीं है इन्वायरमेंट में। समथिंग 1200 डिग्री सेंटीग्रेड से 1400 इतना आप मान सकते हैं। तो इतने में तो अपन तो 100 या 50 के पार जाते ही जलने लग जाते हैं। तो आपको समझ सकते हो आप कितना टेम्परेचर रहा होगा उस टाइम। ऑक्सीजन भी नहीं थी, एंड रिड्यूस टाइप का इन्वायरमेंट था हमारा उस टाइम, ठीक है। तो ये सारे कुछ
इवोल्यूशन की समरी थी, किस तरह से हमारे इवॉल्व हुआ है अर्थ के ऊपर, किस तरह से ऑर्गेनिज्म आए हैं, मॉलिक्यूल्स आए हैं, किस तरह से ऑक्सीजन आई है, कैसे साइनोबैक्टीरिया ने लिया है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे क्वेश्चंस के ऊपर। अब है क्रिटिसिज्म इज रिजेक्टेड बाय इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट बिकॉज, अब यहाँ पर हमारी कुछ जो थ्योरीज दी थी, ये अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज दी थी, तो उन थ्योरीज को समझाने के लिए क्या है, यहाँ पर इन साइंटिस्ट के पास सफिशिएंट एग्जाम्पल्स नहीं थे, तो इनको काफी सारी है ना चीजों का सामना करना पड़ा था कि अगर आप ऐसा बता रहे हो तो क्यों बता रहे हो, इसके पीछे मुझे एक्सप्लेनेशन दो, क्योंकि साइंस तो बिना एक्सप्लेनेशन के, बिना प्रूफ के किसी भी चीज को मानती नहीं। तो यहाँ पर क्या है, साइंटिस्ट के पास, जैसे कि लैमार्क ने बताया कि जो ऑर्गन हमारे यूज में आते रहते हैं वो बहुत ज्यादा डेवलप हो जाते हैं, वेल डेवलप्ड एंड साइज में भी इंक्रीज, जैसे कि जिराफ की उन्होंने नेक को लेकर के बताया था, बट उन्होंने परफेक्टली उनका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। क्योंकि उसके बाद एक साइंटिस्ट थे हमारे विजमैन ने, उन्होंने क्या है, एक जो माउस की जो वो थी ना टेल, उसको बार बार उन्होंने कट किया, उनको कट किया तो भी वो वापस इतनी ही बन रही थी जितनी ओरिजिनली वो बनती है। तो उन्होंने ये बताया कि जो चेंज हमारे अगर जर्मिनल सेल्स में होते हैं तो वो आगे इनहेरिटेड होते हैं वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, बट अगर वो चेंज हमारे सोमेटिक सेल्स में होते हैं तो वो आगे इनहेरिटेड नहीं होते हैं। तो इस तरह से क्या अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी अलग अलग थ्योरीज दी थी। तो यहाँ पर क्या है, क्रिटिसिज्म इज रिजेक्टेड बाय इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट बिकॉज, क्यों, क्योंकि उनके पास इस ऑफर्स नो एक्सप्लेनेशन अबाउट द ओरिजिन ऑफ अडेप्टेशन। उन्होंने अडेप्टेशन के बारे में कुछ बताया था, बट उनके पास क्या था, उस चीज को समझाने के लिए कोई सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन नहीं था। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या है, हमारे ट्रू हो जाता है एंड बाकी के ऑप्शंस हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे। आपको ये जितने भी 5-7, काफी सारे हैं लेकिन 5-7 जो है थ्योरीज, इनके ऊपर आपके क्वेश्चंस आते हैं, जैसे लैमार्क हुए, पेंसपर्मिया की थ्योरी हुई, और डार्विन हुए। डार्विन ने तो बहुत ज्यादा अपना योगदान दिया था इवोल्यूशन के लिए, काफी सारी चीजें बताई थी। ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, काफी हद तक आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए, क्योंकि इनसे फ्रिक्वेंटली आपसे क्वेश्चंस गेट में भी आते हैं, आईसीएमआर, डीबीटी, नेट, हमारे सब में आते हैं वाले क्वेश्चंस। अब है द थ्योरी ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ओरिजिन ऑफ लाइफ वाज प्रपोज्ड एज, तो ये किसने की थी, ये दी थी हमारे पेंसपर्मिया ने। ठीक है, तो हमारे ये नहीं होंगे, तो ये आपको कैटास्ट्रोफीज में ये भी आना चाहिए, स्पॉन्टेनियस जनरेशन क्या होता है, सोशल क्रिटिशन क्या होता है, ये सारी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इन सब ये सारी चीजें आपकी इवोल्यूशन अगर आप पढ़ते हो यूनिट को, अगर आपने कवर की है तो ये सारी चीजें आपकी आती है उसके अंदर, तो आप इन सबको कवर करते हुए चलना। ठीक है, अब है cosmozoic theory of the life of cosmozoic theory of the origin of life was proposed by, तो आपको पता है cosmozoic जो थ्योरी है ओरिजिन ऑफ लाइफ की, वो किसने दी थी, तो वो हमारे रिचर्ड जो साइंटिस्ट थे इन्होंने दी थी। ठीक है, लुईस पास्चर ने नहीं दी और चार्ल्स डार्विन ने नहीं दी, एलेक्जेंडर ने भी नहीं दी। ठीक है, अब लुईस पास्चर ने क्या थ्योरी दी थी वो आपको आनी चाहिए, चार्ल्स डार्विन ने हमारे क्या क्या बताया था, एलेक्जेंडर ने क्या बताया था, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इनके बारे में भी। अब है थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ वाज प्रपोज्ड बाय, ठीक है, तो ये थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ ये किसने प्रपोज की थी, तो ये हमारे ओपेरिन ने प्रपोज की थी। देखो वापस से वही साइंटिस्ट के सारे नाम आ गए, तो इनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक सेल्स मे हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम सिंपल प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, मैंने अभी आपको समरी समझाई थी, बिकॉज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज ना, कैसे इंक्रीज हो रही है, आपको पता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर और यूकैरियोटिक सेल के अंदर काफी सारे डिफरेंस होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है हमारी, वो सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स रखती है। ठीक है, एंड उसके पास क्या है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस भी नहीं होता है, एंड उसके पास क्या है, सारी चीजें क्या है, लो अमाउंट में रहती है, काफी सारी चीजें एब्सेंट भी होती है। डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स उसके अंदर एब्सेंट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की जगह हमारे प्रोकैरियोट्स में मेसोसोम पाए जाते हैं, जो कि इनकी जो सेल वॉल की जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो ही क्या है, इनफोल्ड होकर के इस तरह से मेसोसोम्स का फॉर्मेशन करती है, इस तरह से। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या होता है, ये क्या पूछा गया है, बिकॉज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज था, कैसे, एबिलिटी टू अटेंड लार्ज साइज, ये क्या है, लार्ज साइज अटेंड करने की इसके पास क्या है, एबिलिटी होती है। तो बाकी के ऑप्शंस हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे। आपको ये जो इकोलॉजी और इवोल्यूशन के क्वेश्चंस का है टॉपिक, अगर आपने जब पढ़े थे तो बहुत इजी लगता है कि हमको सारे इवोल्यूशन और ये इकोलॉजी आती है, बट इसके क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी होते हैं। इसके तो फिर भी इजी होते हैं, इवोल्यूशन के, इकोलॉजी के थोड़े से ट्रिकी होते हैं, उनको करते टाइम आपको थोड़ा सा समझना पड़ता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2020 में आया हुआ, देखो, यू वांटेड टू कंडक्ट Miller-Urey experiment and used a simplified apparatus with tungsten electrodes। ठीक है, आपने अगर इस टाइप का कुछ देखा हो तो इन्होंने इस टाइप का लिया था कुछ, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रोड्स लगाए थे यहाँ पर, कूलिंग सिस्टम लगाया था इस टाइप का, आपने अगर ये देखा हो तो, ठीक है। तो you heated with glassware at 500 degree Celsius for 3 hours to remove any organic contaminants। फिर यहाँ पर क्या था, गैसेस अमोनिया, मीथेन, CO एंड H2 मतलब हाइड्रोजन were introduced followed by generating electric spark। ठीक है, which was the essential ingredient did you forgot to add। अब आपको ये चीज पता है, जब ये एक्सपेरिमेंट हमारे मिलर एंड यूरे साइंटिस्ट ने किया था तो यहाँ क्या क्या कंपोनेंट्स इन्होंने यहाँ पर यूज किए थे, तो कौन कौन से कंपोनेंट इन्होंने यहाँ पर यूज किए थे वो आपको पता होना चाहिए। तो इन्होंने लिया था सबसे पहले तो अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन एंड वाटर। तो ये देखो इन्होंने सब कुछ ऐड कर दिया है, बट क्या ये भूल गए हैं कौन सा इसेंशियल इंग्रेडिएंट जो था ये फॉरगॉट टू ऐड, तो ऐड करना ये भूल गए हैं। तो यहाँ कौन सा इंग्रेडिएंट ये ऐड करना भूल गए हैं, वो है हमारे वाटर। ठीक है, तो वाटर ऐड इन्होंने करना भूल गए, अगर ये वाटर ऐड नहीं करेंगे तो ये क्या एक्सपेरिमेंट हमारा जो था वो कंडक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहाँ बस सिंपली बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपको इसको पता है कि आपके यहाँ क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यहाँ ऐड किए जाते हैं, अगर इसमें से आपको पता है कभी ये हटा करके क्वेश्चन आ सकता है, कभी मीथेन, कभी हाइड्रोजन गैस, कभी वाटर। आज वाटर को ये भूल करके इन्होंने एग्जाम के अंदर क्वेश्चन दिया है, कभी मीथेन को हटा करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो बस यही था, इन्होंने मतलब इस तरह का इन्वायरमेंट लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में क्या क्या क्रिएट किया कि वहां पर इन्होंने कुछ चीजें ली, टंगस्टन के इन्होंने इलेक्ट्रोड्स लिए, तो वहां से इन्होंने क्या क्या इतना सारा जो टेम्परेचर था, इतना हाई टेम्परेचर उन्होंने क्रिएट करवाया, एंड देन उसके बाद कुछ चीजें इन्होंने इंग्रेडिएंट यहाँ पर ऐड किए। ठीक है, उससे इलेक्ट्रिक स्पार्क हुआ, वो सारी चीजें इन्होंने की थी, तब उसके लिए यहाँ पर उन्होंने कुछ जो इंग्रेडिएंट यूज में लिए थे वो सब यहाँ पर आपको ध्यान होनी चाहिए। एक्सपेरिमेंट भी आता है, इसका डायग्राम में लाना भूल गई, इसी टाइप का कुछ डायग्राम होता है जो मैंने अभी आपके बनाया है सामने। ठीक है, अब चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो, द फर्स्ट लिविंग बीइंग्स ऑन अर्थ वेयर एनारोबिक बिकॉज, ये देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, क्या है, द फर्स्ट लिविंग बीइंग्स, जो फर्स्ट लिविंग बीइंग्स थे ऑन अर्थ वेयर, वेयर कैसे थे वो, एनारोबिक बिकॉज देयर वॉज नो ऑक्सीजन इन एयर। यस, उस टाइम क्या है, ऑक्सीजन थी ही नहीं है हमारे एयर में, तो एनारोबिक ही थे वो। ठीक है, तो थे वो क्योंकि उस टाइम नो ऑक्सीजन इन एयर, तो फर्स्ट हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दैट मींस नो ऑक्सीजन इंटरफेरेंस, नो दे इवॉल्व इन डीप सी, नो। ठीक, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ देखो आपने अभी वो पढ़ाया था ना मैंने आपको इवोल्यूशन की समरी, तो उसमें मैंने आपको बताया था पहले कौन सा मॉलिक्यूल आया, फिर क्या बना, फिर क्या बना। ठीक है, तो उसी के ऊपर बेस्ड है ये, वो मैंने समरी समझाई है, बट आपको पूरा कंसेप्ट आना चाहिए। ठीक है, अमंग द फॉलोइंग इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ लाइफ, क्या है, अमंग द फॉलोइंग इवेंट्स, कुछ फॉलोइंग इवेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं हिस्ट्री ऑफ लाइफ के। ठीक है, यहाँ हमें क्या बताना है, विच इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यहाँ आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है। ठीक है, अब ऑर्डर में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए प्रोकैरियोटिक सेल, फिर यूकैरियोटिक सेल, सबसे लास्ट में आपके हमारे यहाँ पर क्या आएगा, बी, क्योंकि यूकैरियोटिक सबसे लास्ट में इवॉल्व हुआ था, अब बी सारे में है एक को छोड़ करके। ठीक है, एंड उससे जस्ट पहले क्या आया था आपके प्रोकैरियोट्स, तो अब आपके यहाँ आना चाहिए ए। ठीक है,
तो इसमें भी नहीं है ए और इसमें भी। ये लो, हम हमारे आंसर के ऊपर पहुंच गए बहुत इजी वे में, क्योंकि आपको पता है सबसे लास्ट में यूकैरियोट से जस्ट पहले हमारे क्या आया था, प्रोकैरियोट्स आए थे। ठीक है, अब हमें सबसे पहले देखना है हमारे यहाँ पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आए थे। ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, फिर यहाँ पर क्या है, इन मॉलिक्यूल्स में सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल्स जैसे कि हमारे डीएनए, ठीक है, वो बना, आरएनए बोल दो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, इनमें क्या हुआ, ऑर्गेनिक सिलेक्शन हुआ। ठीक है, रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल्स के अंदर सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन से हमारे प्रोकैरियोट्स बने एंड प्रोकैरियोट्स से हमारे यूकैरियोटिक सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। तो इस तरह से बहुत इजी वे में आप अगर इस क्वेश्चन को, वो बोलते हैं ना, माइंडली अगर सॉल्व करना चाह रहे थे आप, तो बहुत इजी वे में कर सकते। आपको पता है यूकैरियोटिक सबसे लास्ट में था, तो बी हमारे सिलेक्ट कर लिया हमने। फिर आपको पता है यूकैरियोट्स जस्ट पहले हमने प्रोकैरियोट्स देखा था, उससे पहले कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है कि कुछ और हम यहाँ सिलेक्ट करें, जैसे शुगर साइड हुई उसके बाद, है ना, ऐसा कुछ तो दिया ही नहीं है। हमें जो दिया है उसी में से हमें सिलेक्ट करना है ऑप्शंस। तो पता लग गया हमें प्रोकैरियोट्स के पहले यूकैरियोट्स, सॉरी यूकैरियोट्स से पहले हमारे प्रोकैरियोट्स आए थे। ठीक है, तो हमने दो ही ऑप्शन करे और हमारे आंसर के ऊपर हम पहुंच गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो ये क्वेश्चन वापस आ गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ये देखो, गिवन बिलो आर नेम्स ऑफ साइंटिस्ट एंड phrases describe their works which may and may not be matched। यहाँ कुछ साइंटिस्ट के नेम दिए हुए हैं और इन्होंने क्या क्या वर्क किए हैं वो यहाँ हमारे कॉलम सेकंड में दिए हुए हैं और हमें मैच करना है यहाँ पर। Which one of the following options represent correct matches between the scientist and his या फिर her works। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले एक है लेमार्क। लेमार्क का आपको पता है इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। मतलब अभी मैंने आपको समझाया था, जो कैरेक्टर्स हम एक्वायर करते हैं वो क्या है, इनहेरिटेड होते हैं हमारे नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। तो ये चीज हमारी किसने बताई थी, ये बताई थी हमारे लेमार्क ने। जो लेमार्क सर थे या साइंटिस्ट थे, इन्होंने हमारे ये चीज हमें बताई थी। अब आपको पता है 3 का ए है, तो यहाँ भी नहीं है 3 का ए, हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ भी नहीं है 3 का ए, तो हमारा ये दोनों तो गए। ठीक है, अब हमें सबसे इजी, अगर आपने कभी पढ़ा हो वेलनेस, जो साइंटिस्ट थे ये क्या थे हमारे, पढ़ती हूँ पहले इनके बारे में मैं। ठीक है, ये साइंटिस्ट जो हमारे डार्विन थे, इनके इक्वली ये भी अपना काम कर रहे थे, जैसे कि मैं यहाँ से अपना काम कर रही हूँ। ठीक है, जस्ट सेम मेरे ही जैसा ही काम कोई दूसरी सिटी से, जैसे कि आपके आसपास की कोई सिटी है वहां से कर रहा है ना, मुझे ध्यान है कि मैं क्या कर रही हूँ वो मुझे ध्यान है ना, उसको ध्यान है वो क्या कर रहा है वो मुझे ध्यान नहीं है, और मैं क्या कर रही हूँ वो भी उस इंसान को ध्यान नहीं है। बट हम जो काम कर रहे हैं, हमारा जो वर्क कर रहे हैं, हम दोनों बिल्कुल सेम है। तो इसी तरह से जो डार्विन साइंटिस्ट थे वो अपने लैब में अपना काम कर रहे थे, एंड जो वेलनेस साइंटिस्ट थे हमारे, वो अपनी जगह पर अपना काम कर रहे थे। ठीक है, दोनों ने कभी एक दूसरे को देखा नहीं, ना मिले, लेकिन फिर भी उन दोनों का काम क्या था, बिल्कुल सेम था। तो क्या था, इन्होंने क्या दिया था, नेचुरल सिलेक्शन इज डिफरेंशियल सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन। नेचर हमारे सिलेक्ट करती है, ठीक है, चीजों को। तो ये हमारे इसने भी बताया था। तो फर्स्ट का बी है हमारा, तो फर्स्ट का बी, ये लो इसी में ही है, ये भी कट गया। चीजों को थोड़ा स्मार्टली आपको लेके चलना है, ऐसे नहीं, हर बहुत चीजें बहुत इजी भी होती, कुछ चीजें होती है हार्ड मानते हैं अपन, लेकिन काफी चीजें जो होती है हमारे स्मार्ट वर्क से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब है लायल, जो लायल साइंटिस्ट थे। अब ऐसे नहीं है कि आपको सारे साइंटिस्ट के बारे में पता होता तो ही आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, नो। आपको अगर लैमार्क का सबको पता होता है, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन आपको पता है, उस टाइम एक डार्विन हमारे साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया था, एंड सेम सिमिलर इसी टाइप का वर्क हमारे वेलनिक भी कर रहे थे। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज पता है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजी वे में आपने कर लिया, एंड आप 4 मार्क्स अपने लेकर के चले गए। फिर है लायल, तो इन्होंने क्या बताया था, प्रोसेस दैट ऑल्टर द अर्थ आर यूनिफॉर्म थ्रू टाइम्स। ठीक है, तो इन्होंने ये इसका हो जाएगा सी। फिर है हमारा क्वियर, जो थे साइंटिस्ट, इन्होंने बताया था अर्थ जियोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री have been shaped by periods of catastrophic extinctions and new creations। ठीक है, अब आपको इन चीजों से एक चीज आपको सीखने को मिली होगी, आपके क्या है, इस बार आपके ये दोनों आपको आते थे, जब सपोज अगली बार आपसे ये दोनों
किसी और साइंटिस्ट के साथ मैच करके क्वेश्चन आ जाए। तो इसलिए क्या है, आपको क्वेश्चन से भी नॉलेज को रखना है, नोट डाउन करके रखो या फिर इसको लर्न करके रखो कि इन प्रीवियस साइंटिस्ट ने क्या बोला था, वेलनेक साइंटिस्ट ने क्या बोला था, लायल साइंटिस्ट ने क्या बोला था। ये क्वेश्चन से भी हम क्या है, हमारा जो नॉलेज है उसको वापस से और एनहांस कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इवोल्यूशन इज नॉट ट्रू। नोट मतलब कि हमारे इवोल्यूशन के लिए कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, उसमें से क्या है, हमारे 3 स्टेटमेंट तो हमारे बिल्कुल ट्रू है एंड एक स्टेटमेंट जो है हमारा नॉट ट्रू है। अब नॉट ट्रू हमें बताना है। ठीक है, इवोल्यूशन के बारे में बताना। इवोल्यूशन इज द प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, यस बिल्कुल ट्रू है। ये नेचर ही हमारे सिलेक्ट करती है आगे किसको जाना है या किसको एलिमिनेट होना है। ठीक है, अब है इवोल्यूशन इज गोल ओरिएंटेड। नो भाई, गोल ओरिएंटेड कैसे हो सकती है। कभी भी इवोल्यूशन हम सोच के चलते हैं कि यस अभी वहां हमें कैटास्ट्रॉफ लाना है, वहां हमें फ्लड लाना है, तो कुछ हम गोल लेके चलते हैं कि अभी भारत की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है तो हम यहाँ पर फ्लड ले आए, बाढ़ आ जाए, कुछ भी आ जाए, ऐसा हम करके चलते हैं। नो, हमारे जो नेचर है वो सिलेक्ट करता है किस टाइम पे क्या करना है, तो ये गोल ओरिएंटेड नहीं होता है, नेचर सिलेक्ट करती है। ठीक है, तो ये हमारे फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा, हमसे यहाँ फॉल्स ही पूछा था। फिर है प्रोकैरियोट्स इवोल्व फास्टर देन यूकैरियोट्स, क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, आपको पता है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इवोल्व आपको पता है बहुत जल्दी होता है। ठीक है, इसलिए ये इवॉल्व होता है फास्टर देन यूकैरियोट्स। फिर है इवोल्यूशन नीड नॉट ऑलवेज लीड टू बेटर फिनोटाइप। यस, जरूरी नहीं है हमारे इवोल्यूशन हमेशा बेटर फिनोटाइप के लिए ही हो, जरूरी नहीं है, क्योंकि ऐसा थोड़ी होता है कि कभी किसी चीज में म्यूटेशन होता है तो हमेशा बेनिफिशियल टाइप का ही म्यूटेशन हो, वो कभी कभी हमारे हार्मफुल भी हो जाता है ना, लेकिन वो अपने आप हो जाता है। इसलिए यहाँ क्या बोला गया है, जरूरी नहीं है कि हमेशा जो इवोल्यूशन हो वो बेटर फिनोटाइप के लिए ही हो, कभी कभी वो डिजीज फिनोटाइप के लिए भी आ जाता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल्स ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हाईलाइट्स इंपोर्टेंट फीचर्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन के लिए कुछ इंपोर्टेंट फीचर्स या हाईलाइट्स बताए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। अब यहाँ फिर से नॉट ट्रू, इसका मतलब हमारी 3 स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट है एंड एक स्टेटमेंट जो है वो हमारा नॉट ट्रू है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, ये एक तरह का प्रोग्रेसिव होता है। ठीक है, इट मेक्स इंडिविजुअल बेटर। यस, ये बिल्कुल हमारे ट्रू है। फिर है सेकंड ऑप्शन स्टेटमेंट, नेचुरल सिलेक्शन एक्ट ऑन इंडिविजुअल्स, ये इंडिविजुअल्स के ऊपर एक्ट करता है, बट इट इज पॉपुलेशन दैट चेंज विथ टाइम। यस, ये क्या करता है, हमारे नेचुरल सिलेक्शन एक्ट करता है इंडिविजुअल्स के ऊपर, बट इट इज पॉपुलेशन दैट चेंज विथ टाइम। ठीक है, टाइम के साथ हमारी पॉपुलेशंस में क्या है, चेंजमेंट आता है, तो ये भी हमारे ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा, बट हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है ना। अब है नेचुरल सिलेक्शन डज नॉट कॉज जेनेटिक चेंज इन इंडिविजुअल्स, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा हमारे नेचर में जो चेंज हो रहा है वो हमारे जेनेटिकली ही चेंज हो, हमारे फिनोटिपिकल भी हो सकता है। ठीक है, फिर है नेचुरल सिलेक्शन एक्ट ऑन फिनोटिपिक्स, ये क्या है, फिनोटाइप्स के ऊपर एक्ट करता है, ये बिल्कुल हमारे ट्रू हो जाएगा। कैसे करता है, जैसे कि हमारे ए एलियंस लिए हमने, ये लिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पर हमने गैमेट्स बनाए ए और इसका बनाया गैमेट्स ए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बना, हमारे कैपिटल ए स्मॉल ए F1 जनरेशन में। अब हम कैपिटल ए स्मॉल ए का क्या है, सेल्फिंग करवा रहे हैं, तो यहाँ हमारे कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए एंड स्मॉल ए बन रहा है। ठीक है, तो हमारे यहाँ फिनोटाइप, ये नेचर इसको भी फेवर करेगी, इसको भी करेगी, इसको भी करेगी, बट इसको नहीं करेगी क्योंकि ये हमारे क्या हो गया, रेसेसिव हो गया। अब रिसेसिव फिनोटाइप को क्या है, नेचर हमेशा सेलेक्ट नहीं करती, बट ऐसा नहीं कि हमेशा ही इसको एलिमिनेट करे। इससे पहले वाले क्वेश्चन में अपन ने पढ़ा है ना कि जो बेटर फिनोटाइप नहीं करवाते हैं क्या वो भी हमारे एग्जिट करते हैं। यस, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि, क्योंकि कभी कभी नेचर इसको भी सिलेक्ट कर सकती है। अभी हमने सेल्फिंग इसके साथ करवाई थी, जब सपोज इसके साथ सेल्फिंग हो गई तो इसका फिनोटाइप हमारे नेचर में आ गया ना। तो यहाँ क्या होता है, हमेशा जरूरी नहीं कि जो हमारे नेचर सिलेक्शन करती है वो हमेशा बेटर फिनोटाइप ही दे,
वो कभी कभी खराब भी दे सकती है, ठीक है। तो यहाँ ये सही है, एक्ट ऑन फिनोटाइप ये भी सही है, और जेनेटिक चेंजेस, ठीक है। ये देखो नेचुरल सिलेक्शन क्या है हमारे, ये इसका गलत ऑप्शन ऑप्शन होगा, ट्रू नहीं फॉल्स है। क्योंकि क्यों गलत है मैंने अभी आपको बताया, ये एक तो प्रोग्रेसिव होता है, ठीक है, बट हमेशा ही बेटर फिनोटाइप दे ये पॉसिबल नहीं है, ये कभी कभी गलत फिनोटाइप भी दे सकता है, ठीक है। हमेशा बेटर का यानी हमेशा बहुत अच्छे से अच्छी क्वालिटी ही दे, नो पॉसिबल नहीं है, कुछ भी नेचर किसी भी चीज को हमारे सिलेक्ट कर सकती है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इवोल्यूशन ऑफ मल्टी जीन फैमिली अकोर्स बाय, यहाँ क्या है, इवोल्यूशन जो होता है ऑफ मल्टी जीन फैमिली अकोर्स बाय, तो ओनली जीन डुप्लीकेशन नो, ओनली अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर नो, ये दोनों में प्रेजेंट होती है, क्योंकि मल्टी जीन फैमिली जो है हमारी इवोल्यूशन होता है, वहाँ जीन डुप्लीकेशन भी हो सकता है, अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर भी हो सकता है, ठीक है। रैंडम म्यूटेशन नो, रैंडम म्यूटेशन नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ हम क्या क्या लेंगे, बोथ डुप्लीकेशन एंड अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर, दोनों हमारे यहाँ पर जो इवोल्यूशन होता है मल्टी जीन फैमिलीज का, दोनों के अंदर प्रेजेंट रहता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्री इंडस्ट्रियल पीरियड ऑफ इंग्लैंड पेपर्ड मॉथ हैज लाइट कलरेशन व्हिच इफेक्टिवली कैमोफ्लेज्ड देन अगेंस्ट लाइट कलर ट्रीज एंड लाइकेंस। मैं आपको एक डायग्राम बनाती हूँ, ये देखो हमारे यहाँ पहले क्या था एंड बाद में क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले क्या था एंड बाद में क्या हुआ, ठीक है। ठीक है, तो एक जगह मैं येलो कलर का बैकग्राउंड बना रही हूँ, ठीक है, और एक जगह मैं बनाऊंगी डार्क कलर का, और एक जगह मैं बना देती हूँ थोड़ा सा डार्क पर्पल बना देते हैं ना ऊपर, क्या। तो यहाँ क्या था, क्वेश्चन में क्या बोला गया है हमारे, सबसे पहले प्री इंडस्ट्रियल पीरियड में क्या था, हमारे पेपर्ड मोथ लाइट कलरेशन की थी, जो इफेक्टिवली कैमोफ्लेज हो रही थी अगेंस्ट लाइट कलर ट्रीज एंड लाइकेंस। किसके अंदर, तो मैं इसके अंदर लाइट कलर की हमारी पेपर्ड मोथ बना रही हूँ, ये देखो ये मोथ्स है, ठीक है। तो ये देखो विजिबल नहीं है आपको, बहुत कम विजिबल है, ठीक है, कैमोफ्लेज हो रही है यानी छुप रही है वो लाइट कलर के बैकग्राउंड के ट्रीज या फिर लाइकेंस में, ठीक है, ट्री ऑब्लिक लाइकेन, क्या हो रही है इसके अंदर, कैमोफ्लेज हो रही है, ठीक है। एंड फिर उसके बाद क्या हुआ, पूरा पढ़ते हैं, ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ये था प्री इंडस्ट्रियल पीरियड, ठीक है। ये लो, फिर ये है हमारा इंडस्ट्रियल पीरियड के बाद का टाइम। यहाँ क्या हो रहा है, many lichens died out and trees become blackened by from factories and interestingly dark color moth were predominantly seen, ठीक है। this happened due to, तो यहाँ क्या हुआ होगा, just suppose यहाँ पर अगर हमारे लाइट कलर के मोथ रहेंगे, ये लो, फिर तो ये कलर दे रहा है, एक सेकंड में दूसरा कलर लेती हूँ, येलो, एक सेकंड में दूसरा भी कलर चेंज हो रहा है ना हमारे मोथ का, तो आपको समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, तो मैं अलग कलर का बैकग्राउंड बना रही हूँ, येलो, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, हमारे लाइट कलर की जो मोथ है, ये देखो कितना इजी वे में विजिबल है, ये देखो विजिबल है ना आप लोगों को। तो इनको क्या है, हमारे नेचर इसको सिलेक्ट नहीं करेगी, क्यों, क्योंकि बहुत इजी वे में विजिबल है, और इनकी जो एनिमी आएंगे वो इसको तुरंत यहाँ पर खा जाएंगे एंड ये क्या हो जाएंगे, डाइड हो जाएंगे, ठीक है, डाइड आउट। बट जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ हमारे, तो यहाँ पर क्या है, जो डार्क कलर की मोथ्स थी, मैं और डार्क कलर लेती हूँ, जो कि इसके अंदर बहुत इजी वे में कैनोफ्लेज होने लगे, ये देखो आपको दिख भी नहीं रही होगी शायद, है ना, बहुत लाइट कलर में दिख रही होगी। तो ये देखो अब डार्क बैकग्राउंड में आपको डार्क कलर की जो कैमोफ्लेज थी वो क्या है इसके अंदर, सॉरी मोथ थी, वो कैमोफ्लेज यानी इसके अंदर छिप गई, तो आपको दिख रही है, बिल्कुल नहीं दिख रही। तो इनका जो एनिमी इनको कैसे पिक करेगा, अब इनको पिक नहीं करेगा तो इन्हीं को पिक करेगा लाइट कलर को, तो ये तो सारी मर जाएंगी। एंड यहाँ डोमिनेंटली कौन सी रहेगी, ब्लू कलर की, ठीक है। और बैकग्राउंड कैसा है यहाँ पर, डार्क,
समझ गए होंगे आप ये एक्सपेरिमेंट क्या था। एक्सपेरिमेंट में क्या था, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था तब क्या था, हमारे बहुत अच्छी वे में लाइट कलर की जो मोथ्स थी वो लाइट कलर के बैग जो ट्रीज थे, लाइकेंस थे, उनके ऊपर आराम से रहती थी। क्यों रहती थी? क्योंकि उस टाइम डार्क कलर की जो मोथ थी बहुत इजी वे में विजिबल थी। ये देखो, अगर यहाँ मैं डार्क कलर की बनाऊं, ये देखो कितनी इजी वे में विजिबल है। तो यहाँ इनको पिक किया जाता था एंड इनको खाया जाता था, तो ये चली जाती। जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ हमारे, अब लाइट कलर की मोथ देखो कितनी ज्यादा अच्छे से विजिबल है एंड डार्क कलर की जो मोथ्स है वो विजिबल ही नहीं है। तो ये यहाँ पर क्या है, बैकग्राउंड में कैमोफ्लेज हुई एंड धीरे धीरे टाइम के साथ क्या है, डोमिनेंट होती गई एंड इन्हीं की ही यहाँ पर क्या है, पॉपुलेशन इंक्रीज होती गई। तो ये क्यों हो रहा है? यहाँ हमारी नेचर सेलेक्ट करती है। क्यों? इन्वायरमेंट में अगर हमारा जो नेचर है वो बिल्कुल कलरफुल था, मतलब बोले तो लाइट कलर था, तो लाइट कलर के मोथ हमारे प्रीडोमिनेंटली यहाँ ग्रो कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इन्वायरमेंट था वो डार्क कलर का हुआ, तो डार्क कलर की मोथ यहाँ पर क्या है, अपना बोलते हैं ना, बसेरा बसा के रहने लग गई, मतलब प्रीडोमिनेंटली वही हमें यहाँ पर देखने को मिले। तो ये सब क्यों हो रहा था? ये सब हो रहा था हमारे नेचर के सिलेक्शन के लिए। ठीक है, नेचर ने सिलेक्ट किया था ना। तो ये देखो, नेचुरल सिलेक्शन ऑफ डार्क कलर मोथ्स, ठीक है, नेचर इनको सिलेक्ट कर रही है क्योंकि जैसे यहाँ पर बैकग्राउंड है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या है, मौत हमारी यहाँ रह रही है। ठीक है, यहाँ जैसा बैकग्राउंड है उसके अकॉर्डिंग, विच वेयर इनिशियली प्रेजेंट इन फ्यूअर नंबर ईयर्स, पहले क्या है बहुत कम नंबर में प्रेजेंट थी, फिर नेचर इनको सिलेक्ट किया और इनका नंबर जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट। और ये क्वेश्चन जो है, इस टाइप के क्वेश्चन और भी आते हैं, तो आगे भी आ सकते हैं, तो आपको बहुत केयरफुल इन क्वेश्चन को, बहुत ईजी है। देखो, दो बैकग्राउंड मैंने बनाए इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले का बाद का, फिर क्या हो रहा है, कौन सी मोथ हमारे किस टाइम सेलेक्ट हो रही है, कौन सी प्रीडोमिनेंटली वहां ग्रो कर रही है, ठीक है, कौन सी कैमोफ्लेज हो रही है अपने बैकग्राउंड में किस टाइम पे, कौन सी नहीं हो रही है, इतना ही आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, न्यू म्यूटेशन नो, माइक्रो मैक्रो इवोल्यूशन, नेचुरल कैमोफ्लेज मैकेनिज्म ऑफ नो। तो यहाँ क्या है, नेचर सेलेक्ट कर रही है, ठीक है, डार्क कलर की मोथ को टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द Galapagos finches were an important clue to Darwin thinking about the origin of species. His finches were believed to have descended from a single ancestral species that colonized the Galapagos archipelago, America, over a short period of time. The Galapagos finches differ in their beak shape and size. ठीक है, different species feed on seeds that vary in size and hardness. ये देखो, आपको अगर ये एक्सपेरिमेंट पता है, गैलापागोस जो फ्रिंसेस थी, एक एरिया था हमारे वहां पर क्या है, ये सारी रह रही थी, ठीक है, अमेरिका। तो यहाँ क्या है, जब डार्विन ने इनको देखा, इनकी बीक्स को देखा, बीक यानी जो चोंच देखी, तो किचकिच चोंच तो इस तरह की थी, कुछ फ्रिंचेस की चोंच जो थी कुछ इस टाइप की थी, ठीक है, एंड कुछ को अगर इन्होंने देखा तो कुछ की इस टाइप की इतनी मोटी थी, है ना। तो यहाँ ये देखो, इनकी बीक साइज में क्या है, बहुत ज्यादा डिफर कर रही है, शेप में भी साइज में भी, है ना, कुछ की इस टाइप की थी। तो यहाँ ये क्या कर रही है, वेरी कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि किसी किसी बीक को क्या है, इस टाइप का फूड मिल रहा है, किसी को थोड़ा बड़ा मिल रहा है, किसी को कुछ इंसेक्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है, किसी को कुछ छोटे छोटे स्मॉल ग्रेन्स मिल रहे हैं। तो यहाँ क्या है, इन जो गैलापागोस फ्रिंचेस थी, इन्होंने अपनी बीक की साइज जो है वो उनकी जो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड थी उसके अकॉर्डिंग क्या किया, इन्होंने चेंज हो गए, क्योंकि नेचर के अकॉर्डिंग यहाँ क्या शीड की जो शेप थी अलग अलग थी। तो अब इनकी बीक की साइज क्या है, किसी की कैसी है, किसी की कैसी है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, ये अपना फीड लेने लग गई, मतलब कि फूड लेने लग गए, और उसी के अकॉर्डिंग इनकी नेचर ने इनकी जो बीक्स थी उनको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये था हमारे इसके बारे में एक्सपेरिमेंट। Which of the following is the most appropriate explanation for these patterns? ठीक है, the fringes represent an example of directional trends in beak size from small to big. No, ऐसा कुछ नहीं था। डायरेक्शनल सिलेक्शन में क्या होता है, हमारे यहाँ पहली पॉपुलेशन होती है और उसके बाद होती है, तो यहाँ बाद वाली पॉपुलेशन को क्या यहाँ पर सिलेक्ट किया जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट इसलिए हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। सेकंड के ऊपर चलते हैं। सेकंड में क्या है, बीक शेप change in response to different seed types and these changes were inherited by subsequent generation. No, ऐसा कुछ नहीं था। अब है the ancestral fringe already
हैज ऑल द बी variations and different lineages formed that were specialized to eat different seeds। ठीक है, तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर क्या हुआ था, इनकी जो बी के अंदर जो वेरिएशंस आए थे वो क्या है, कुछ म्यूटेशंस हुए थे, कुछ नेचर ने सेलेक्ट किए थे। क्यों? जैसे यहाँ पर फूड की अवेलेबिलिटी थी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ क्या था, द फ्रिंचेस रिप्रेजेंट एन एग्जाम्पल्स ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन। ठीक है, एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल है, ये ट्रू है हमारे। इन विच बी वेरिएशंस वर जनरेटेड बाय म्यूटेशंस फॉलोड बाय सिलेक्शन बाय डिफरेंट सीड टाइप्स। ठीक है, डिफरेंट सीड के टाइप्स के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर म्यूटेशन हुआ एंड सिलेक्शन हुआ। ठीक है, एंड ये क्या है, इस वजह से क्या है, इनकी बीक्स के साइज में क्या है, जनरेशन, वो क्या वेरिएशन जनरेट हुए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे वो हो जाएगा फोर्थ वाला ट्रू, एंड बाकी के क्या है हमारे इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए आपको ये लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। और अगर आप आगे कुछ सजेशन चाहते हैं तो उसका भी मुझे बता सकते हैं कि मैम किस टाइप के लेक्चर्स मुझे लाने चाहिए, किस टाइप के आप पीवाईक्यूज चाहते हैं, या फिर आप कोई टॉपिक के ऊपर डिटेल वीडियो चाहते हैं, तो आप मुझे अपना सजेशन भी बता सकते हैं। थैंक यू।